नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। जैसा कि हम लोगों ने जीके जीएस की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार, और ये आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है इतिहास का तो ज़रूर देख ले। उसमें प्राचीन भारत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया है, जिसमें सभी वेदों को कवर करवाया गया है, और जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, उन चीज़ों को भी अच्छे से कवर करवा दिया गया है। तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बेनिफिशियल होगा। कम से कम 2 से 4 मार्क वहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें जो प्राचीन इतिहास है हम लोगों का, तो उसमें सभी को आप लोगों को पता होगा कि जो स्रोत के आधार पे है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और दूसरा है ऐतिहासिक काल। आप लोगों का जो प्रश्न बनता है, प्राग ऐतिहासिक काल से भी आता है और आद्य ऐतिहासिक काल से भी आता है और ऐतिहासिक काल से भी आता है। आप तीनों को समझना होगा, इन तीनों चीज़ों को समझना होगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि लिखित साक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। मान लीजिए कोई ऐतिहासिक घटना घटी है, लेकिन उसका लिखित रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या हो गया, पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और पाषाण काल को ही कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना होना। ठीक है, तो वो कौन सा इतिहास हो जाएगा, वो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, तो लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी लिखा हुआ है जिसके बारे में विवरण संपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लिखित है, लेकिन वो उसे हम पढ़ नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या वहाँ की लिपि जो है, तो वहाँ की लिपि हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं और अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और है ऐतिहासिक काल, तो जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसको हम पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे वेद वगैरह जो भी हैं हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए हैं, तो वो इन सब के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं डिटेल में थोड़ा कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, और इसको ये याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, आपसे पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रूस फ्रूट ने किया था। क्या नाम है, ब्रूस फ्रूट। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का भारत में सर्वप्रथम अध्ययन ब्रूस फ्रूट ने किया था। और 1820 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल को जेगनेस जॉनसन द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को, जिसका पहला नाम है पाषाण काल, दूसरा नाम है कांस्य युग और तीसरा नाम है लौह युग। ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया है, तो ये किए हैं जेगनेस जॉनसन द्वारा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, और इन तीनों काल को हमको पढ़ना है हम लोगों के लिए, और ये 1820 में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है पाषाण काल, कांस्य युग, और तीसरा है लौह युग। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो भारत में पुरातत्व विभाग के जनक किसे माना जाता है, भारत के पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये आपको ध्यान में रखना है, VIP कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पाषाण काल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। ठीक है, पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल।
और यह काल भी 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी काल हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, आगे जो भी काल आता है तो उसका डिवाइड हो जाता है। देखिए जैसे कि पाषाण काल, तो पाषाण काल को भी पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कहा जाता है। जितने भी काल आए हैं, जैसे आयन स्रोत के आधार पे काल हुआ है तो प्रागैतिहासिक काल हुआ, फिर आद्य ऐतिहासिक काल हुआ, फिर ऐतिहासिक काल हुआ। तो वैसे ही पाषाण काल फर्स्ट काल हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर आप लोग क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं पुरापाषाण काल क्या होता है और इसमें किस चीज़ की खोज हुई थी। तो पुरापाषाण काल, इस काल की शुरुआत 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी ईसा पूर्व कहने का मतलब होता है BC होता है और एक होता है AD होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी हुआ है तो उसको ईसा पूर्व के अंतर्गत रखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो कालें गिनी जाती हैं उसको ईस्वी कहा जाता है। ठीक है, ईस्वी और ईसा पूर्व में आप लोग आई होप अंतर समझ गए होंगे। तो पुरापाषाण काल की शुरुआत 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसे पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल भी कहा जाता है पाषाण काल को। ठीक है, ये पाषाण काल का उपनाम है, इसको ध्यान नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, इसका काल नाम याद रखिएगा। मतलब काल का कितने से कितने ईस्वी तक है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल के लोग देखिए आखेटक करते थे। यहाँ से प्रश्न आया है, जो पुरापाषाण काल के लोग थे तो उनका मुख्य जीविका क्या था, जीविका चलाने का साधन क्या था, तो आखेटक था। यानी वो शिकारी करते थे, मतलब शिकार करते थे, और खाद्य संग्रहक भी थे। ये देखिए, खाद्य संग्रहक मतलब खाना को जमा करके रखते थे और खाना को जमा करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग खाना को जैसे ही भूमि में, ये लोग क्या करते थे, भूमि में खाना दबा के रखते थे और फिर भूल जाते थे। और जैसे जैसे दिन गुजरे और साल बीता तो वहाँ पे क्या, इन लोगों को अचानक से याद आया कि यहाँ तो हम खाना रख देते थे और फिर यहाँ से खाना गायब कैसे हो गया। तो वहाँ क्या होता था, खाना की जगह उसका वो पेड़ निकल जाता था। तो कहीं ना कहीं पेड़ की जो संभावना हुई, यानी कि खेती का संभावना हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, पुरापाषाण के लोग जो थे वो मुख्य रूप से क्या करते थे, तो शिकारी का काम करते थे या आखेटक का काम करते थे, और ये खाद्य संग्रहक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि इनका हथियार क्या होता था, तो पत्थरों के, इनके जो भी हथियार थे या औजार थे पत्थरों के बनाए जाते थे। और ये अधिकतर क्वार्टजाइड सल्क यानी कि ब्लेड टाइप का जो औजार रहता है वैसे बनाता था ये लोग, पत्थरों का औजार। ठीक है, सर्दी कुछ ज़्यादा है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि परेशान हम आपके लिए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। और जिन लोगों के मन में ये है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, एग्ज़ाम हो के रहेगा। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, पत्थरों और मतलब ये बता ही दिए कि पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि पत्थरों के कौन से, किस तरह के औजार बनाते थे, तो ये क्वार्टजाइड, शल्क और ब्लेड बनाते थे। ठीक है, ब्लेड देखिए, ब्लेड उसी समय बन गया था, पुरापाषाण काल में ही ब्लेड बन गया था। महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो यहाँ पे अतिरपक्कम यानी कि तमिलनाडु, हथनोड़ा जो कि MP में है, इन दोनों स्थानों से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि पुरापाषाण काल में किस जगह से मानव के खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं,
तो ये तमिलनाडु का जो जगह है अतिरपक्कम और हथनोड़ा, एमपी का जगह है हथनोड़ा, इन दोनों जगहों से मानव के खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमबेटका से भी प्रश्न आते रहता है। हालांकि सिंधु सभ्यता आप लोगों को अलग से पढ़ाई जाएगी, ये सिर्फ मतलब काल पे आधारित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो भी नवपाषाण काल है उसी से संबंधित ये वीडियो है। और सिंधु सभ्यता एक अलग टॉपिक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो उसको अलग से वीडियो में रखना पड़ेगा, वो आगे आपको मिल जाएगा। भीमबेटका से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भीमबेटका एमपी में पड़ता है और ये नर्मदा घाटी से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि पूरा पाषाण काल में भीमबेटका से क्या मिला है, तो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और तीनों काल के चित्रकारी मिले हैं, यानी कि तीनों काल के प्रागैतिहासिक काल का, यानी पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नवपाषाण काल का, तीनों काल का यहाँ पे साक्ष्य मिला है चित्रकारी का। ठीक है, मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तीनों काल के औजार भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश में जहाँ पड़ता है, तो ये भी, वहाँ से भी तीनों काल के औजार के साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और खोज देखिए, खोज जो महत्वपूर्ण खोज है, तो आग का आविष्कार पूरा का पाषाण काल में हुआ है। प्रश्न बहुत ज़्यादा, ये आग से संबंधित प्रश्न रहता है, अगर काल से आता है प्रश्न तो आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में, किंतु उपयोग जो हुआ है तो वो मध्य पाषाण काल में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने बारीकी से नोट्स बनाए, तो बारीकी से ही मैंने ध्यान दिया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ बनी हैं और कौन सी चीज़ें कहाँ उपयोगी हुई हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था और उपयोग कहाँ हुआ, उपयोग हुआ मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अब आइए जानते हैं मध्य पाषाण काल में। आई होप पूरा प्रागैतिहासिक काल का आप लोग पाषाण काल समझ गए होंगे। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल की शुरुआत करते हैं। तो मध्य पाषाण काल, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन यूज कहाँ हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। अब आइए जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में डिटेल में। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ट्रस्ट करिए और थोड़ा सा सीरियस होके पढ़िए। देखिए, इसके काल की शुरुआत करें, यानी कि इसका जो समय था मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से मतलब ईसा पूर्व से 4,000 BC था, ईसा पूर्व था। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल का समय कब था, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और इसका मध्य पाषाण काल का क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो मनुष्य थे तो इसमें आखेटक भी थे, यानी कि शिकारी इसमें भी थे, खाद्य संग्राहक भी थे। लेकिन इसमें क्या हुई, एक नई चीज़ आई कि पशुओं की, जो पशुपालन की शुरुआत इसमें हो गई। पशु पालने का जो शुरुआत हुआ इसी काल में हुआ। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य पाषाण काल में, आप याद रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। और सबसे महत्वपूर्ण कि कुत्ता को पालतू जानवर सर्वप्रथम बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न बार बार आते रहता है कि सर्वप्रथम किस जानवर को मनुष्य ने पालतू बनाया, तो ये वो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया, और ये मध्य पाषाण काल में इसकी शुरुआत हो गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो औजार बनने लगे थे, तो पहले क्या होते थे, पूरा पाषाण काल में औजार जो होते थे बड़े बड़े होते थे, उसका जो शेप होता था बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, बेढंगा आकार होता था, उसका कोई बढ़िया शेप नहीं होता था। लेकिन इसमें जो मध्य पाषाण काल में जो शुरुआत हुई औजार बनाने की, तो उसमें जो सूक्ष्म पत्थर जिसको कहते थे माइक्रोलिथ। ठीक है, तो सूक्ष्म पत्थर यानी कि छोटे छोटे औजार बनने लगे और सुडौल औजार बनने लगे, जो कि देखने में भी आकर्षक लगते थे। तो मध्य पाषाण काल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए,
यूपी का, उत्तर प्रदेश का ही चौपानी मांडो जगह है। और वहाँ से क्या मिला है, मृदभांड मिले हैं, मृदभांड। ठीक है, मृदभांड से भी प्रश्न आए हैं। मृदभांड कहाँ मिला है, तो चौपानी मांडो में मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये मध्य पाषाण काल की घटना है। ठीक है, और सराय नहराई, सराय यही है ना, सराय नहराई जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से भी ये प्राप्त क्या हुआ है, मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बागोड़ यानी कि राजस्थान, राजस्थान जो कि बागोड़ गांव जो है राजस्थान में पड़ता है। और आदमगढ़ ये एमपी में पड़ता है, आजमगढ़ नहीं है, आदमगढ़ है। ठीक है, एमपी में पड़ता है। वहाँ से इन दोनों जगहों से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल में। और आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ है, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इन्हें क्वेश्चन पूछे कि आग का प्रयोग किस काल में हुआ है, तो आप लोग मार के आ जाए, टिक मार के आ जाए, पूरा पाषाण काल में नहीं, मध्य पाषाण काल में आग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नव पाषाण काल पे चलते हैं। नव पाषाण काल नाम से ही स्पष्ट है, नया पाषाण काल, नया पत्थरों का युग। तो इसमें और भी चीज़ें अच्छी अच्छी हो गई होंगी। देखिए क्या होता है, तो इस काल का जो समय था, तो 10,000 BC से 1,000 BC था। ठीक है, 10,000 BC से, वैसे होना चाहिए 4,000 BC से 1,000 BC, क्योंकि मध्य पाषाण काल का समय था 10,000 BC से 4,000 BC। लेकिन NCERT की देखिए या कोई भी बुक देखिए, तो वहाँ पे नव पाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना गया है। तो मैंने भी वही दिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप ऑप्शन के आधार पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आंसर। तो नव पाषाण काल में क्या था, तो इसे मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है ना। मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, सॉरी, इसे मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल का नहीं होगा, इसे मध्य पाषाण एवं पुरा पाषाण का संक्रमण काल कहा जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ये पुरा पाषाण काल, क्योंकि पहले पुरा पाषाण काल आया था, यानी कि पाषाण काल आया था। तो मध्य पाषाण काल का और पाषाण काल का जो युग था उसे ही संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, जो कि नव पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो खास ध्यान देने वाली बात है, तो इसमें क्या हुआ था, कृषि करना इसमें सीख गया था आदमी, मनुष्य। फिर पशुपालन की भी शुरुआत हो गई थी, पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी। इसमें हो सकता है और भी अच्छे से बेहतरीन ढंग से हुआ होगा। और समान अस्थाई निवास प्रारंभ कर दिए थे, यानी जो व्यक्ति दर बदर भटकते रहते थे, घुमंतु थे, वो अब क्या करने लगे थे, अस्थाई निवास में रहना प्रारंभ कर दिए थे। ये बहुत बड़ी बात है। और स्लेट के बने औजार होते थे, यानी जो औजार बने रहते थे पहले पत्थरों के बने रहते थे, अब पत्थर भी स्लेट का ही भाग है और स्लेट भी पत्थर का ही भाग है, तो स्लेट के बने औजार ज़्यादा इसमें प्रयोग होने लगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में हुई। और अस्थाई निवास कब से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ नवपाषाण काल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और किस चीज़ का औजार बनने लगा, तो स्लेट के बने औजार बनने लगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए बुर्ज होम, MBBI है ये, बुर्ज होम जो कश्मीर में पड़ता है, तो वहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुर्ज होम कश्मीर में है। ये गर्तवास मतलब गड्ढे में जो रहते थे, उसके साथ में वहाँ पे क्या हुआ था, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, भूतिया आवाज़ निकल रही है। तो ये बुर्ज होम जो कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे ये प्रश्न आते रहता है कि गड्ढे में कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो बुर्ज होम में मिला है, जो कि कश्मीर में पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से हालांकि प्रश्न अभी तक नहीं आया है। गुफा कराल प्राचीन साक्ष्य मिला है,
गुफा कड़ाल का, कश्मीर में। अच्छा, गुफा कड़ाल कश्मीर में ही पड़ता है। जो यहाँ से भी ये जो है ना, यहाँ जो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो ये बुर्ज होम के साथ साथ गुफा कड़ाल में भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार के सारण जिले से मृदभांड और औजार के साक्ष्य मिले हैं, जो कि चिरांद जगह का नाम है, बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से प्रश्न भी आते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न ये आते हैं कि चावल का प्रथम प्रमाण किस जगह से मिला है। तो चावल का प्रथम प्रमाण कोल्डिहवा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कृषि का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ में मिला है, मेहरगढ़ से मिला है कृषि का प्रथम प्रमाण, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि खोज, इसमें नवपाषाण काल में क्या क्या खोज हुआ। तो देखिए पहिया का आविष्कार यहीं से हुआ, जो पहिया बैलगाड़ी वगैरह, जो पहले तो क्या था, पहले लोग आदि मानव, जैसे हम लोगों के पूर्वज क्या कहलाते हैं, आदि मानव कहलाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हुआ, तो वैसे देखिए नवपाषाण काल में आकर इन लोगों ने पहिए की शुरुआत की, फिर कृषि की शुरुआत की, फिर पशुपालन की भी शुरुआत की, और यहाँ जो अस्थायी निवास होने लगा तो समाज की भी शुरुआत हो गई। और मानव द्वारा पहला औजार जो बनाया गया था वो कुल्हाड़ी था, ठीक है, ये भी प्रश्न आता है, ध्यान में रखिएगा। और मानव द्वारा पहला धातु कौन सा प्रयोग किया गया, तो तांबा प्रयोग किया गया। और पहला जानवर पालने के लिए कौन सा प्रयोग किया गया, तो कुत्ता प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने इसमें आप लोगों के लिए डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आई होप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री से प्रश्न आए और प्राचीन भारत से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल का पूरा, पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल पूरा कंप्लीट करा दिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।